जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका IFA डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। हमारी पॉलिटी की क्लासेस को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फंडामेंटल राइट्स। बच्चों, फंडामेंटल राइट्स हर एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, चाहे वो सिविल सर्विसेज का हो, CDS, NDA, CAPF, FCAT, कोई भी एग्जाम हो, आपको इस टॉपिक से क्वेश्चंस एवरी नाउ एंड देन आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं और बड़ा अच्छा कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलता है। ठीक है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बीच में फंडामेंटल राइट्स भी आएंगे हमारे, जिनको हम बड़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। अदरवाइज सभी फंडामेंटल राइट्स हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एज अ सिटीजन भी हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है जानने के लिए। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बच्चों और फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर को स्टार्ट करेंगे हम लोग। ठीक है, तो आज हम लोग ना फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर में आर्टिकल 14 से 18 के बीच में जो फंडामेंटल राइट्स हैं इनको कवर करेंगे बच्चों हम लोग। ठीक है, स्टार्टिंग से करेंगे चैप्टर को स्टार्ट बेसिकली, क्योंकि हम जानते हैं कि फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर में जो टोटल आर्टिकल्स है ना, टोटल आर्टिकल्स बच्चों वो है 12 से लेकर 35 तक। ठीक है, 12 से 35 तक है टोटल आर्टिकल्स। बट जो आपके फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स वो आर्टिकल 14 से 32 के बीच में ही है। वो आपके आर्टिकल 14 से 32 के बीच में ही है। और इसमें भी जो आर्टिकल 31 है वो अब एक फंडामेंटल राइट नहीं है बच्चों। ठीक है, इसको हम बीच में डिस्कस करेंगे, अभी एक फंडामेंटल राइट नहीं है। तो आर्टिकल 12, 13 और 33, 34, 35 में अदर कुछ मैटर्स की बात होती है रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स बेसिकली। ठीक है, बट जो राइट्स आपको मिलते हैं एक्चुअल में किन आर्टिकल्स के बीच में, वो है 14 से 32 के बीच में बच्चों। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। इसके साथ ही सबसे पहले ना हम देखेंगे कि हमारे फंडामेंटल राइट्स के फीचर्स क्या हैं बेसिकली, कौन कौन सी ऐसी विशेषताएं हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स की जो मेंशन की गई हैं। ठीक है, तो वो देखते हैं। सबसे पहले तो हम देखिए बच्चों, सबसे पहली चीज तो आपको जानकर यही जान लेनी चाहिए कि हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या अमेंडेबल है, मतलब क्या अगर हमारी सरकार चाहे तो उनमें अमेंडमेंट कर सकती है। तो आंसर है यस, फंडामेंटल राइट्स आर अमेंडेबल। फंडामेंटल राइट्स में अमेंडमेंट हो सकती है। बट जैसा कि आप जानते ही हैं कि केशवानंदा भारती केस में जुडिशरी ने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन दी थी, तो फंडामेंटल राइट्स में से ही कुछ चीजों को बच्चों बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट डिक्लेयर किया गया है। जैसे डेमोक्रेसी हो गया, कुछ ऐसे फीचर्स है बेसिकली जिनको डिक्लेयर किया गया है। राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन हो गया, डेमोक्रेसी का पार्ट है वो। आर्टिकल 32 हो गया, जिनको डिक्लेयर किया गया है क्या, पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। तो ऐसे फीचर्स फंडामेंटल राइट्स के, फंडामेंटल राइट्स के वो स्पेसिफिक प्रोविजंस जिनको डिक्लेयर किया गया है पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, उनको अमेंड नहीं किया जा सकता है। अदरवाइज फंडामेंटल राइट्स आर अमेंडेबल बच्चों, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, सो पहला पॉइंट आई होप से समझ में आ गया होगा। सेकंड पॉइंट देखिए, फंडामेंटल राइट्स आर क्वालिफाइड। क्वालिफाइड का मतलब ये होता है बच्चों कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है ना, दे आर नॉट एब्सोल्यूट, वो एब्सोल्यूट नहीं है। इसका मतलब उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस हैं, दे आर बेसिकली अंडर सम रेस्ट्रिक्शंस। कोई भी जो फंडामेंटल राइट है किसी भी तरीके से आप उसको एब्सोल्यूट नहीं पाएंगे कि वो कंप्लीटली ही बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के है, अदर देन आर्टिकल 17। एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एक ऐसा आर्टिकल है जिसकी कोई एक्सेप्शन नहीं है किसी भी तरीके से, तो वो एक एब्सोल्यूट राइट है। Otherwise, all other fundamental rights are under some restrictions. That is why they are qualified and they are not absolute. तो अब जितने भी फंडामेंटल राइट हम पढ़ेंगे ना, तो मैं सबकी एक्सेप्शंस आपको साथ साथ बताऊंगा, तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ यह कैसे हमारे फंडामेंटल राइट्स क्वालिफाइड है और वो एब्सोल्यूट नहीं है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन अगेंस्ट स्टेट एंड इंडिविजुअल्स। देखिए, हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है वो हमें स्टेट से ही नहीं, कई सारे ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जो हमें प्राइवेट इंडिविजुअल से भी प्रोटेक्ट करते हैं बेसिकली। जैसे चाइल्ड लेबर का हो गया या आपका ह्यूमन ट्रैफिकिंग का हो गया, कई सारे ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जो हमें स्टेट से ही नहीं प्राइवेट इंडिविजुअल से भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं बच्चों। ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए, पॉजिटिव एंड नेगेटिव राइट्स। तो कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जो पॉजिटिव लैंग्वेज को यूज करते हैं, कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जो नेगेटिव बेसिकली यूज करते हैं। जैसे आप पाएंगे कि नो डिस्क्रिमिनेशन का जो आर्टिकल्स है ना, तो वो एक नेगेटिव सेंस की बात करता है बेसिकली। आप पाएंगे टू प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, तो वो पॉजिटिव सेंस में बात करता है बेसिकली। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जो नेगेटिव लैंग्वेज रखते हैं और कुछ ऐसे हैं जो पॉजिटिव लैंग्वेज के हैं बच्चों। ठीक है, चलिए, तो ये है बेसिक फीचर्स अभी के लिए जो हमने देखे हैं। कुछ और फीचर्स हम लोग देख लेते हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स के। सबसे पहले देखिए कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो क्या अचीव करने की कोशिश करते हैं बेसिकली। तो हमारे फंडामेंटल राइट्स बच्चों पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को अचीव करते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो क्या प्रमोट करते हैं, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को प्रमोट करते हैं। जो सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी है वो कहां पर प्रमोट होती है, उसको प्रमोट करते हैं हमारे DPSP बच्चों। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को प्रमोट करते हैं फंडामेंटल राइट्स, सोशल और इकोनॉमिक को प्रमोट करती है DPSP। ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए, जस्टिसिएबल। जस्टिसिएबल का मतलब क्या होता है, जैसे हमने प्रीएम्बल की क्लास में पढ़ा था कि जो हमारा प्रीएम्बल है वो नॉन जस्टिसिएबल है। उसका मतलब ये था कि प्रीएम्बल के बेस पर आप कोर्ट में नहीं जा सकते, प्रीएम्बल को आधार बनाकर आप कोर्ट में पिटीशन फाइल नहीं कर सकते हो। बट
फंडामेंटल राइट्स क्या है? जस्टिसिएबल है। इसका मतलब ये है कि अगर आपका कोई फंडामेंटल राइट वायलेट होता है कभी भी बेसिकली, तो आप क्या कर सकते हो? कोर्ट में जा सकते हो। इसके लिए हमें पता है कि हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं अंडर आर्टिकल 32 और हम हाई कोर्ट भी जा सकते हैं अंडर आर्टिकल 226। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के पास अभी फंडामेंटल राइट केस की सुनवाई करने की पावर नहीं है, पर आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर कभी फ्यूचर में ये पावर उनको दी जाएगी तो ये पावर उनको पार्लियामेंट देगा बच्चों, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। जुडिशरी खुद ये पावर नहीं देगी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को, ये पावर पार्लियामेंट देगा एक्ट पास करके बेसिकली, ठीक है। फिलहाल के लिए अंडर आर्टिकल 32 आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो और अंडर आर्टिकल 226 आप हाई कोर्ट जा सकते हो बच्चों, ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, हमारे फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड भी किया जा सकता है बच्चों, हमारे फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड भी किया जा सकता है। सस्पेंशन मतलब टेम्परेरी टाइम, कुछ टाइम पीरियड के लिए होता है, और ये हो सकता है कब? जब देश के अंदर क्या लगी हो? नेशनल इमरजेंसी लगी हो, ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी। बट दो ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जो कभी सस्पेंड नहीं होंगे, वो है आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21। ये दो फंडामेंटल राइट्स कभी भी सस्पेंड नहीं होंगे। बाकी सभी फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया जा सकता है, बट ओनली ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352। इसके तहत इनको सस्पेंड किया जा सकता है, वरना सस्पेंड स्टेट इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी में फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड नहीं होते हैं बच्चों, ठीक है जी। यहां तक ध्यान रखेंगे। सो ये थे कुछ बेसिक फीचर्स जो हमने पढ़े हमारे फंडामेंटल राइट्स के, कुछ विशेषताएं हमारे फंडामेंटल राइट्स की। इसके साथ साथ ना इसमें एक पॉइंट और मैं आप लोगों को ऐड कर देता हूं। देखिए, 5 ऐसे फंडामेंटल राइट्स है बच्चों जो सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के लिए है, वो है 15, 16, 19, 29 और 30। ये 5 ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जो ओनली इंडियन सिटीजन्स के लिए हैं, ये फॉरेनर्स के लिए नहीं है बच्चों, सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए हैं ये 5 फंडामेंटल राइट्स। बाकी ऑलमोस्ट सभी आर्टिकल सभी के लिए वैलिड है, बट ये जो फंडामेंटल राइट्स है स्पेसिफिकली ये 5, ये सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के लिए है, फॉरेनर्स के लिए नहीं है बच्चों, ठीक है जी। और एनिमी एलियंस के लिए तो कोई भी नहीं होता है, उस पॉइंट को भी याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए जी, नेक्स्ट है कौन कौन से हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं बेसिकली, ठीक है। टाइप्स में कितने में डिवाइड किया गया है? देखिए, ओरिजिनली बच्चों टोटल 7 तरह के फंडामेंटल राइट्स थे हमारे पास। ओरिजिनली टोटल 7 टाइप्स के फंडामेंटल राइट्स थे, बट अभी क्या है 6 टाइप के हैं, क्योंकि ये जो 6th था ना, राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 31, इसको डिलीट कर दिया गया बच्चों। राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 31 में जो था फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी, इट वाज डिलीटेड बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978। तो अभी टोटल कितने टाइप के फंडामेंटल राइट है हमारे पास? तो वो है 6। कौन कौन से हैं? देखिए, सबसे पहले इक्वालिटी की जो बात होती है, इक्वालिटी के लिए जो फंडामेंटल राइट्स है बच्चों, वो है आर्टिकल 14 से 18 के बीच में, जो इक्वालिटी को अचीव करवाएंगे। इक्वालिटी, किसी के साथ अगर भेदभाव होता है, बेसिकली इक्वल ट्रीट नहीं किया जाता है, तो वो फंडामेंटल राइट्स यहां देखने को मिलेंगे आपको। उसके बाद आते हैं राइट टू फ्रीडम, जो आजादी की बात करेंगे हर इंडिविजुअल की, तो वो कहां मिलते हैं आपको? आर्टिकल 19 से 22 के बीच में, जो फ्रीडम की बात करेंगे। नेक्स्ट है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ बेसिकली, ठीक है जी, वो है आर्टिकल 23 और 24, जिसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग, फोर्स लेबर, चाइल्ड लेबर, ये सब हम बात करेंगे बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धर्म की बात करते हैं, और उसके लिए कौन से फंडामेंटल राइट है? 25 से 28, जो आपको धर्म के लिए कुछ आजादी देते हैं, फ्रीडम देते हैं बेसिकली, ठीक है। नेक्स्ट है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, जो 2 फंडामेंटल राइट है 29 और 30, जो कुछ माइनॉरिटी ग्रुप्स की स्पेसिफिकली बात करेंगे। फिर राइट टू प्रॉपर्टी डिलीट कर दिया गया है 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 के साथ। और लास्ट है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32, जो वन ऑफ द क्या सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। इसको हार्ट एंड साउल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, कि अगर ये आर्टिकल जब तक है तब तक कॉन्स्टिट्यूशन में जान है, अगर ये आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन से निकल गया तो कॉन्स्टिट्यूशन विल बी नल बेसिकली, ठीक है जी। सो इट इज नोन एज हार्ट एंड साउल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है बच्चों। सो ये है हमारे टाइप्स ऑफ फंडामेंटल राइट। अब हम एक एक टाइप के फंडामेंटल राइट को डिटेल में डिस्कस करेंगे, उसके हर प्रोविजन को समझेंगे, कई सारे कंसेप्ट्स आप लोगों के क्लियर होंगे, तो बने रहिएगा, साथ साथ समझना है चीजों को, रट्टाफिकेशन नहीं करनी है, सिर्फ आर्टिकल्स के नंबर के साथ आपने चीजों को चलो याद करना है थोड़ा बहुत कि कौन से आर्टिकल में क्या चीज है, बट उसके अंदर के जो कंसेप्ट्स हैं उनको समझना है। समझकर करोगे चीजों को तो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने आसान होंगे, अगर रटोगे तो क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं हो पाएंगे बच्चों, ठीक है जी। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला है, अच्छा अभी हाँ
मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि फंडामेंटल राइट्स तो 14 से स्टार्ट होते हैं, बट आर्टिकल 12 और 13 दो ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जो रिलेटेड हैं, सॉरी दो ऐसे आर्टिकल्स हैं जो रिलेटेड है फंडामेंटल राइट्स से। तो पहले हम 12 और 13 में क्या होता है उसको पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। देखिए आर्टिकल 12 के अंदर बच्चों दिया गया है डेफिनेशन ऑफ स्टेट। स्टेट वर्ड की डेफिनेशन को दिया गया है, क्योंकि देखिए हर आर्टिकल के अंदर ऑलमोस्ट क्या यूज होगा, स्टेट वर्ड यूज होगा। स्टेट शैल नॉट डू दिस, स्टेट शैल नॉट डू दैट। तो ये स्टेट वर्ड के अंदर कौन कौन काउंट होंगे ये बताया गया है आर्टिकल 12 के अंदर। सो देखते हैं ध्यान से कि कौन कौन स्टेट वर्ड के अंदर बच्चों काउंट होंगे। सबसे पहले है द टर्म स्टेट इंक्लूड्स गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट, यानी सेंटर की बात हो रही है बेसिकली, ठीक है। सेंटर लेवल की जो गवर्नमेंट है, हमारा पार्लियामेंट है, वो इंक्लूड होगा। उसके बाद इसमें आता है गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर्स ऑफ स्टेट्स, स्टेट की जो विधानसभाएं हैं, जो सरकार है, वो इसमें इंक्लूड होगा। उसके बाद है इसमें ऑल लोकल अथॉरिटीज, जितनी भी हमारी गवर्नमेंट लोकल अथॉरिटीज है, चाहे वो म्यूनिसिपैलिटी है, पंचायत है, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स हैं, ये सब के सब, इंप्रूवमेंट ट्रस्ट एक्सेट्रा, यानी जितने भी सरकारी बॉडीज, बेसिकली सरकार जिनको कंट्रोल करती है, चाहे वो सरकारी बैंक हैं, सरकारी ऑफिसेज हैं, कुछ भी है, वो सब किस में काउंट होंगे, इसके अंदर काउंट होंगे आपके स्टेट वर्ड के अंदर। ऑल स्टैट्यूटरी और नॉन स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज लाइक LIC, ONGC एक्सेट्रा, मतलब ऐसी बॉडीज जिनमें गवर्नमेंट का शेयर 50% से ज्यादा होता है बेसिकली, उनको भी किसमें काउंट किया जाएगा, स्टेट वर्ड के अंदर काउंट किया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट, ये एक बहुत अच्छी स्टेटमेंट है जो आपको याद रखनी है। अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट, इवन ए प्राइवेट बॉडी और एन एजेंसी वर्किंग एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ द स्टेट फॉल्स विद इन द मीनिंग ऑफ स्टेट अंडर आर्टिकल 12। सो इसका मतलब क्या है, देखिए मान लीजिए कोई हॉस्पिटल है, प्राइवेट है, मॉल है कोई, वो भी प्राइवेट है, वहां पर भी किसी के भी, वहां पर भी वो भी जो बॉडीज होगी ना, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल है, चाहे वो आपका मॉल है, कुछ भी है, वो सब भी स्टेट वर्ड के अंडर काउंट होंगे। ऐसा इसलिए बच्चों क्योंकि वो जो बॉडीज ओपन की गई हैं बेसिकली, चाहे हॉस्पिटल, मॉल, कुछ भी है, रेस्टोरेंट है कोई, वो पब्लिक पर्पज के लिए है। अगर वो पब्लिक पर्पज के लिए ओपन किया गया है तो वो स्टेट वर्ड के अंडर काउंट होगा। चाहे फिर वो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है, स्कूल्स है, स्कूल भले प्राइवेट है, बट आर्टिकल 12 के अंडर फॉल करेगा वो भी डेफिनेशन ऑफ स्टेट में। क्यों? क्योंकि स्टेट के रिकॉग्नाइजेशन से चल रहा है, स्टेट की परमिशन से चल रहा है और पब्लिक पर्पज के लिए ओपन है, तो फिर वहां पर भी स्टेट वर्ड लागू होगा बच्चों। इज इट क्लियर? सो अभी आपने पीछे रिसेंटली भी देखा होगा, दिल्ली का एक केस हुआ था जहां पे एक रेस्टोरेंट वालों ने एक सूट में या साड़ी में, आई थिंक कोई वुमेन आई थी, तो उसको एंट्री देने से मना कर दिया था कि यहाँ पे तो सिर्फ वेस्टर्न ड्रेस ही लड़ा हो, तो वो ड्रेसेज अलाउड है, तो वो डिस्क्रिमिनेशन था बेसिकली, है ना। तो उनको भी क्या किया गया था, फिर उस रेस्टोरेंट को सील कर दिया गया था, बिकॉज वो रेस्टोरेंट पब्लिक पर्पज के लिए ओपन है, वो बंदे ने अपने खुद के लिए नहीं खोला है, फिर वो जो मर्जी रूल बनाए वहां पर। आर यू गेटिंग अ पॉइंट? तो इसी तरीके से प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस जो ओपन किए गए हैं पब्लिक पर्पज से, सरकार के रिकॉग्नाइजेशन या परमिशन से चल रहे हैं, बेसिकली एनओसी से चल रहे हैं, तो फिर वो भी किस में फॉल करेंगे, आर्टिकल 12 के अंदर फॉल करेंगे बच्चों, ठीक है। सो इस पॉइंट को याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए आर्टिकल 13, ये काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, लॉज इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स। लॉज के बारे में थोड़ा बताया गया है आर्टिकल 13 को लेके, काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, थोड़ा सा इसको डिटेल में पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो ना आर्टिकल 13 क्लॉज 1 के अंदर आर्टिकल 13 क्लॉज 1 के अंदर ना क्या कहा गया है, ध्यान से सुनेंगे बात को और समझना भी है। एक सेकंड देखिए आर्टिकल 13 क्लोज 1 के अंदर क्या कहा गया है, काफी 13 क्लोज 1 और 13 क्लोज 2 दोनों समझने वाले आर्टिकल्स हैं, थोड़ा ध्यान देंगे। देखिए इसमें यह कहा गया है बच्चों कि ऐसे लॉज जो कॉन्स्टिट्यूशन के लागू होने से पहले बने थे बेसिकली, है ना। देखिए जो हमारा देश कब आजाद हो गया था, 15 अगस्त 1947 को। संविधान कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को। तो तब तक भी तो देश में कोई लॉज पास हुए होंगे, और हमारा जो देश है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के बेस पे बेसिकली उसका एडमिनिस्ट्रेशन चल ही रहा था, है ना। तो अब ऐसा हो सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के लागू होने के बाद पुराने वाले कोई लॉज हैं जो अब नए वाले यानी जो फंडामेंटल राइट्स हमें मिले हैं पार्ट 3 में, उसके साथ टकरा रहे हो। बात समझिएगा, संविधान लागू होने के बाद बेसिकली जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, हो सकता है उन फंडामेंटल राइट्स से पुराने वाला कोई लॉ टकरा रहा हो, दोनों अपोजिट हो। अब पुराने वाला लॉ भी लागू है देश के अंदर और फंडामेंटल राइट भी लागू हो गए हैं देश के अंदर, बट अगर दोनों आपस में टकरा रहे हैं तो कोई एक टिकेगा। अब किसकी वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, तो ऑफ कोर्स फंडामेंटल राइट की वैल्यू ज्यादा होगी जो संविधान लागू होने के बाद आपको मिला है। तो उसके लिए पार्लियामेंट को 13 क्लॉज 1 में ये पावर दी गई थी कि ऐसे लॉज बेसिकली जो
संविधान लागू होने से पहले के हैं, अब अगर वो फंडामेंटल राइट से टकराते हैं तो आप उनको क्या डिक्लेयर कर सकते हो, इनवैलिड डिक्लेयर कर सकते हो या डिलीट कर सकते हो बेसिकली। ठीक है जी, तो इसको लेकर कुछ केसेस भी हुए, उनको हम अलग से डिस्कस करेंगे बेसिकली, सभी इंपॉर्टेंट केसेस को बच्चों। बट यहां पे आप ये याद रखिएगा कि पुराने केसेस को पार्लियामेंट क्या, पुराने लॉज को पार्लियामेंट क्या कर सकता है, डिलीट कर सकता है अगर वो अब के फंडामेंटल राइट से टकराते हैं। सो ये आता है 13 क्लोज 1 के अंडर बच्चों। ठीक है, अब देखिए 13 क्लोज 2 में, 13 क्लोज 2 में बेसिकली बच्चों पावर दी गई है जुडिशरी की, जिसको बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू पावर। जुडिशियल रिव्यू की पावर दी गई है आर्टिकल 13 क्लोज 2 के अंदर। किस तरीके से, तो इसमें यह कहा गया है कि देखिए, अगर हमारा पार्लियामेंट कोई ऐसा लॉ पास करता है जिससे किसी का फंडामेंटल राइट वॉयलेट हो रहा है, तो वो पर्सन जिसका फंडामेंटल राइट वॉयलेट हुआ वो आर्टिकल 32 के बेस पे कहां जाएगा, सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट को अंडर आर्टिकल 13 ये पावर दे दी गई कि वो जुडिशियल रिव्यू कर सकता है उस लॉ को, कि ये कानून सही है या गलत है। देखिए, अगर तो वो कानून सही होगा तो उस पर्सन की पिटीशन को कैंसिल कर दिया जाएगा कि नहीं नहीं लॉ सही है। बट अगर उस पर्सन की पिटीशन सही होगी कि सर मेरा फंडामेंटल राइट वॉयलेट हो रहा है, तो अंडर आर्टिकल 13 जुडिशरी के पास ये पावर है कि वो उस लॉ को क्या डिक्लेयर कर सकते हैं, इनवैलिड। तो यहां पर यह बात है कि अगर किसी का फंडामेंटल राइट वॉयलेट करता है पार्लियामेंट किसी भी लॉ के थ्रू, तो जुडिशरी उस लॉ को क्या डिक्लेयर कर सकती है, इनवैलिड। सो ये काफी बड़ी एक कंफ्लिक्ट रहा है बच्चों आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 के बीच में। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 368 जो है वो पार्लियामेंट को पावर देता है, वो पार्लियामेंट को ये पावर देता है कि भाई आप क्या कर सकते हो, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकते हो। आप कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकते हो। अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकते हैं तो फिर तो ये फंडामेंटल राइट्स में भी अमेंडमेंट कर सकते हैं बच्चों, हाँ कि ना? फिर तो ये फंडामेंटल राइट्स में भी अमेंडमेंट कर सकते हैं ना। तो अगर उनके पास एक तरफ पावर है फंडामेंटल राइट को अमेंड करने की, दूसरी तरफ जुडिशरी को पावर दे दी कि अगर किसी का फंडामेंटल राइट वॉयलेट होता है तो आप उस लॉ को इनवैलिड डिक्लेयर कर दो। सो ये कंफ्लिक्ट था बेसिकली आर्टिकल 13 और 368 के बीच में। जैसे मैं आपको बताऊं, जब फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था जिसके अंदर आर्टिकल 15 क्लोज 4 ऐड किया गया था और SC ST को रिजर्वेशन दिया गया था जिसके बेसिस पर बेसिकली, है ना, तो उसको चैलेंज किया था सुप्रीम कोर्ट में शंकरी प्रसाद ने बेसिकली। तो शंकरी प्रसाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया था कि हाँ, आर्टिकल 368 के अंडर पार्लियामेंट चाहे तो फंडामेंटल राइट्स को अमेंड भी कर सकता है। बस ये है कि जब वो फंडामेंटल राइट, जैसे वो तो डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड था, तो उसमें यूं कह दिया था कि अगर पार्लियामेंट डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है तो अकेला वो ग्राउंड जो आर्टिकल 15 में मेंशन्ड है उनको यूज नहीं करेगा, साथ में कोई एडिशनल ग्राउंड ऐड कर लेगा बेसिकली। तो अगर वो ग्राउंड वैलिड होगा तो डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है। तो यानी उस केस के अंदर, शंकरी प्रसाद केस में, आर्टिकल 368 को वैलिड ठहराया गया था बच्चों कि हाँ कर सकते हैं अमेंडमेंट। उसके बाद आप जानते हैं अब ये चलता रहा 1951 के बाद से बेसिकली, है ना। बट इसमें आप जानते हैं कि लास्ट में जाकर ना 1973 में जब केशवानंदा भारती केस आया था ना, केशवानंदा भारती केस, क्योंकि ये अब केसेस सारे के सारे अलग से डिस्कस करेंगे बच्चों, ठीक है। केशवानंदा भारती जो केस आया था 1973 में, इसके अंदर क्या था, इसमें जुडिशरी ने ना इस आर्टिकल 13 और 368 की लड़ाई को खत्म करने के लिए फाइनली ये कह दिया था कि हाँ, आर्टिकल 368 के तहत पार्लियामेंट चाहे तो कुछ भी अमेंड कर सकता है इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स, बट अब वो बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं करेगा, वो बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं कर सकता। तो केशवानंदा भारती केस में बेसिक स्ट्रक्चर की जुडिशियल इनोवेशन के साथ बच्चों फंडामेंटल राइट्स के कुछ स्पेसिफिक फीचर्स को उसका पार्ट डिक्लेयर कर दिया गया था। तो अब सरकार अगर चाहे भी तो उन स्पेसिफिक फीचर्स को, जैसे डेमोक्रेसी हो गया, ऐसे ऐसे जो फीचर्स है हमारे, सेकुलरिज्म हो गया, है ना, इन सबको अब पार्लियामेंट ऐसे वो नहीं कर सकता, बेसिकली फंडामेंटल राइट को वॉयलेट नहीं कर सकता, क्योंकि इनको किसका पार्ट डिक्लेयर कर दिया गया है, बेसिक स्ट्रक्चर का। इज इट क्लियर? सो केशवानंदा भारती केस में बेसिक स्ट्रक्चर वाली थ्योरी को याद रखेंगे और वहां पे इसको आप कह सकते हो कि इस लड़ाई को थोड़ा सा आराम दिया गया था या थोड़ा सा म्यूचुअल डिसीजन बना दिया गया था कि हाँ, जुडिशियल रिव्यू की पावर भी रहेगी, अमेंडमेंट करने की पावर भी रहेगी, बस अमेंडमेंट के ऊपर थोड़ी लिमिटेशन लगा दी कि जो अमेंडमेंट है वो मतलब यूं कह लो कि एक लिमिट तक हो सकती है, ऐसा नहीं कि वो एक अनलिमिटेड पावर है। लिमिट क्या लगा दी गई उसके ऊपर, बेसिक स्ट्रक्चर की बच्चों। तो अब पार्लियामेंट चाहे तो फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकता है, बट बेसिक स्ट्रक्चर के बाहर नहीं जाएगा पार्लियामेंट। इज इट क्लियर? सो ये 13 क्लोज 2 के दो काफी इंपॉर्टेंट वो है 13 के बेसिकली दो, एक पुराने लॉज की बात करता है और दूसरा बाद वाले लॉज की बात करता है कि अगर बाद में सरकार कोई लॉ पास करती है जिससे किसी का फंडामेंटल राइट वॉयलेट होता है तो उसको चैलेंज करेगा 32 के अंडर, और जुडिशरी को पावर दे दिया आर्टिकल 13 में कि आप क्या कर सकते हो, उसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू अप्लाई कर सकते हो, और अगर लॉ गलत है तो आप उसको क्या डिक्लेयर कर सकते हो, इनवैलिड। क्लियर होगी बात? चलिए जी, अब चलते हैं हमारे मेन टॉपिक के ऊपर। ठीक है, ये सब इसमें बताया हुआ है, आप एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। आर्टिकल 13 में इसकी लॉ की डेफिनेशन भी दी गई है बच्चों।
चलो अब स्टार्ट करते हैं राइट टू इक्वालिटी, दैट इज आर्टिकल 14 टू 18। राइट टू इक्वालिटी की बात होती है बच्चों, ठीक है, राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 से 18। चलिए जी, पांचों के पांच आर्टिकल का जो मोटिव है, जो एम है, वो क्या है कि हम किसी के भी साथ इनइक्वालिटी ना हो, ठीक है जी। तो पांचों के पांच जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो इक्वालिटी को प्रमोट करते हैं बच्चों। तो सबसे पहले देखते हैं आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 क्या कहता है? द स्टेट, आगे ना स्टेट वर्ड, अब ये स्टेट वर्ड में कौन कौन काउंट होगा? जो आर्टिकल 12 में मेंशन किए गए हैं। द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ, कानून के सामने सबको बराबर ट्रीट किया जाएगा, किसी को अनइक्वल ट्रीट नहीं करेंगे। एंड और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज, और क्या प्रोवाइड करेंगे? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया बेसिकली, ठीक है जी। सो देखिए आर्टिकल 14 के अंदर अगर आपको बेसिक सी बात याद रखनी हो तो ये है कि कानून के सामने सबको बराबर ट्रीट किया जाएगा। पहला तो यहीं पर ये आर्टिकल 14 की सबसे पहली बात यही है कि कानून के सामने सबको बराबर ट्रीट किया जाएगा, और स्टेट को कोई भी ऐसा कानून नहीं पास करना जिससे कानून भी लोगों के लिए अलग अलग हो जाए कि इसके लिए अलग कानून है, इसके लिए अलग कानून है, ऐसा नहीं होगा बेसिकली, ठीक है। तो इसमें ना दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आते हैं बच्चों। पहला आता है इक्वालिटी बिफोर लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ ये ब्रिटिश ओरिजिन का कंसेप्ट है बच्चों, ब्रिटेन का कंसेप्ट है, और ये एक नेगेटिव कन्वर्जेशन है, ये एक नेगेटिव कंसेप्ट है। नेगेटिव कंसेप्ट क्यों है बच्चों? बिकॉज इसके अंदर ना किसी को भी कोई स्पेशल प्रिविलेज प्रोवाइड नहीं किया जाता है इन फेवर ऑफ एनी पर्सन। इक्वल सब्जेक्शन ऑफ ऑल पर्संस टू ऑर्डिनरी लॉ ऑफ लैंड एडमिनिस्टर्ड बाय ऑर्डिनरी लॉ कोर्ट्स, नो पर्सन इज अबव द लॉ। तो ये नेगेटिव सेंस में बात करता है कि किसी भी पर्सन को कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं दिया जाएगा, कानून के सामने सबको उस टेरिटरी के अंदर बराबर ट्रीट किया जाएगा। दैट इज फॉर यू इक्वालिटी बिफोर लॉ। बेसिकली ये कानून के सामने सबको बराबर ट्रीट करने की बात करता है बच्चों, ठीक है। अब इसी में देखिए, इसमें कंसेप्ट है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये उससे थोड़ा अलग है। अब इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इसमें क्या कहा जाता है? इसमें यह होता है कि किसी भी लॉ को इक्वली अप्लाई करने से पहले उनके सर्कमस्टांसेस को इक्वल करना जरूरी है, तब कोई लॉ इक्वली अप्लाई हो सकता है, अदरवाइज लॉ इक्वली अप्लाई नहीं होगा, है कि नहीं बात? अब जैसे आप देखते हैं कि अब वैसे तो रिजर्वेशन को भी इसके अंदर ही जस्टिफाई किया गया बच्चों, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के अंदर ही रिजर्वेशन को जस्टिफाई किया गया है कि भाई दो बच्चे जिनके सर्कमस्टांसेस अलग हैं और वो अगर सेम लेवल का पेपर देंगे ना, सेम सिलेबस का पेपर देंगे, तो उनकी कट ऑफ सेम नहीं हो सकती है, क्योंकि उनके तैयारी करने के सर्कमस्टांसेस में डिफरेंस था। एक बच्चा बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ा है, बहुत अच्छी जगह से कोचिंग ली है उसने, दूसरा बच्चा सरकारी स्कूल या कह लीजिए ऐसे स्कूल्स में पढ़ा है बेसिकली जहां उसको अच्छी एजुकेशन नहीं मिल पाई थी, ठीक है। अब तो खैर सरकारी स्कूल भी अच्छे हो गया भाई, कहीं इसको ही कोई वो कर दे, ठीक है ना। तो हाँ, ये भी डर लगता है अब तो। चलिए, बात ये थी कि सरकारी स्कूल्स में या ऐसे स्कूल्स में पढ़ा है जहां पर बेसिकली उसको अच्छी एजुकेशन नहीं मिल पाई थी, ठीक है जी। तो वो क्या हो गया फिर वहां, अब वो बच्चा आगे कोई अच्छी कोचिंग ले पाया, ठीक है, तो उसका जो अपब्रिंगिंग है वो सामान्य एजुकेशन के साथ हुई है, तो फिर ये दोनों बच्चे सेम लेवल पे compete नहीं कर सकते हैं। इसलिए ऐसा मैं बोल रहा हूं कि अब उनको सामान्य लेवल पे अगर वो compete नहीं कर सकते हैं तो फिर वो बच्चा जिसकी एजुकेशन की क्वालिटी कम थी तो उसकी कट ऑफ को थोड़ा कम कर दिया जाएगा, और वो बच्चा जो अच्छी एजुकेशन लेकर आया उसकी कट ऑफ को थोड़ा सा ऊपर कर दिया जाता है। तो रिजर्वेशन को भी इसके अंदर ही जस्टिफाई किया गया है कि किसी भी लॉ को इक्वली अप्लाई करने से पहले उनके सर्कमस्टांसेस को इक्वल करना जरूरी है बच्चों, ठीक है। ऐसा आप कई जगह पाएंगे बेसिकली, ठीक है। सो ये एक अमेरिकन कंसेप्ट है और ये एक पॉजिटिव डोनेशन की बात करता है बेसिकली, इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टांसेस, कि अगर सर्कमस्टांसेस इक्वल होंगे तभी तो ट्रीटमेंट इक्वल होगा। अगर उनके सर्कमस्टांसेस इक्वल नहीं है तो फिर एक ही लॉ दोनों के ऊपर अप्लाई नहीं हो सकता है बेसिकली, ठीक है जी। बोथ इन प्रिविलेजेस कन्फर्ड, बाकी सब वही लिखा हुआ है, लाइबिलिटीज इम्पोज्ड, ठीक है, एप्लीकेशन होगा उसका ऑफ द सेम लॉज टू ऑल सिमिलरली। तो वही सब बातें जो मैंने आपको बताई है वही लिखा हुआ है, यहाँ पर भी पढ़ लीजिएगा आराम से। तो कहने का मतलब यही है कि किसी भी लॉ को इक्वली अप्लाई करने से पहले उनके सर्कमस्टांसेस को इक्वल करना जरूरी है, ठीक है जी। चलिए, अब हमने बात की ही थी कि भाई हर फंडामेंटल राइट की कोई ना कोई एक्सेप्शन है, तभी वो क्या है, क्वालिफाइड है, एब्सोल्यूट नहीं है। तो आर्टिकल 14 की क्या क्या एक्सेप्शन है? देखिए, सबसे पहले तो आर्टिकल 361 के अंदर बच्चों प्रेसिडेंट और गवर्नर को कुछ स्पेशल प्रोटेक्शंस प्रोवाइड की गई हैं। ये दो पोस्ट है, एक्चुअली इन पोस्ट को स्पेशल प्रोटेक्शन प्रोवाइड की गई है। कैसे? कि इनके खिलाफ कोई क्रिमिनल केस नहीं हो सकता, इनके खिलाफ कोई सिविल केस नहीं हो सकता है ना, कोई पैसे की वसूली का मामला नहीं हो सकता, इनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता जब तक ये अपनी पोस्ट पर हैं बेसिकली, ठीक है। तो गवर्नर और प्रेसिडेंट को ये स्पेशल इम्यूनिटीज प्रोवाइड की गई हैं। आर्टिकल 14 इनके ऊपर एकदम से लागू नहीं होता है। अगर बाई चांस प्रेसिडेंट और गवर्नर के खिलाफ कोई ऐसी कंप्लेंट होती भी है तो पहले उनको उनकी पोस्ट से हटाया जाएगा, जब वो एक आम इंसान की तरह हो जाएंगे, उसके बाद उनके ऊपर जो नॉर्मल कानून है उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई होगी बच्चों, ठीक है। तो ये बात याद रखेंगे। फिर आर्टिकल 105 में
पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, एमपीज को भी कुछ स्पेशल ऐसे प्रोविजंस है, जैसे अगर किसी एमपी को 1 साल की सजा होती है तो फिर उसको एमपी के पद से नहीं हटाया जाएगा, मिनिमम अगर सजा 2 साल की होती है तो ही एमपी के पद से हटाया जाएगा। सेम यही आर्टिकल 194 में एमएलएज के लिए भी है बच्चों, जो स्टेट के एमएलएज होते हैं बेसिकली, उनको भी यही प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड है। फिर आर्टिकल 31C में सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट वेयर आर्टिकल 31C कम्स इन, आर्टिकल 14 गोज आउट। एक्चुअली 31C के अंदर है क्या, 31C में ना ये लिखा गया है कि अगर आर्टिकल 38 और 39 जो इकोनॉमिक इक्वालिटी को अचीव करने की बात करते हैं, कि अगर हम उनको इंप्लीमेंट करते हैं, 38 और 39 को इंप्लीमेंट करने के लिए कोई लॉ पास करते हैं, उसकी वजह से अगर किसी का आर्टिकल 14 वॉयलेट होता है तो वो देखा जाएगा कि वॉयलेशन का एक्सटेंट कितना है। अगर थोड़ा बहुत वॉयलेशन होगा तो 38 और 39 लागू होंगे, 14 को फिर वहां से थोड़ा सा पिक्चर से बाहर कर दिया जाएगा। तो ये भी एक एक्सेप्शन है इसकी आर्टिकल 31C के अंदर। फिर है फॉरेन सॉवरेन्स, इनके ऊपर एकदम से अप्लाई नहीं होगा, डिप्लोमेट्स के ऊपर नहीं होगा, ठीक है, ये आप जानते हैं, सब पढ़ रखा होगा, इन पे सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं होगी। यूएनओ और इसकी जो एजेंसीज होती हैं बेसिकली, उनके ऊपर भी ये जो लॉज है, ऑर्डिनरी लॉ हमारे लैंड के, वो एकदम से अप्लाई नहीं होते हैं, सर्कमस्टांसिस के अकॉर्डिंग चलेंगी चीजें बच्चों, ठीक है। सो ये एक्सेप्शंस है आर्टिकल 14 की। नेक्स्ट देखिए आर्टिकल 15 क्लॉज 1, इसके अंदर क्या कहा गया है, द स्टेट, फिर से आ गया स्टेट वर्ड, तो मतलब ये आर्टिकल 12 वाली डेफिनेशन चलेगी। द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। ये 5 ग्राउंड दिए गए हैं RRCSP, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। इनमें से किसी भी ग्राउंड पर किसी के भी साथ, देखिए क्या लिखा गया, एनी सिटीजन ओनली ऑन द ग्राउंड्स ऑफ, ओनली वर्ड यूज किया गया है, the word only connotes that discrimination on other ground is not prohibited। तो इसका मतलब क्या हो गया, जैसे 5 ग्राउंड्स है, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, इनमें से किसी के भी साथ बेसिकली किसी को भी यूज करके डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता। बट अगर आप इनमें से एक ग्राउंड लेते हो और उसके साथ कोई एडिशनल एक्स्ट्रा ग्राउंड लेकर आते हो, एक्स्ट्रा बाहर का ग्राउंड, इन दो को आपस में नहीं जोड़ सकते आप, है ना, कोई और अदर ग्राउंड आप ऐड करते हो, तो तब वो डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है, बट वो ग्राउंड वैलिड होगा या इनवैलिड होगा ये कोर्ट डिसाइड करेगा। जैसे जब फर्स्ट अमेंडमेंट की गई थी ना, तो आर्टिकल 15 क्लोज 4 ऐड किया गया था, जिसमें एससी और एसटी को रिजर्वेशन दिया गया था, बट ग्राउंड क्या मेंशन्ड है, देखिए अब वो किस बेस पर हो गया, बेसिकली कास्ट के बेस पर हो गया ना, वो आप जो डिस्क्रिमिनेशन अगर उसको काउंट करो तो, बट साथ में ग्राउंड एडिड है क्या, कि ये लोग सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड है, एजुकेशनली बैकवर्ड है, तो ये एक एडिशनल वैलिड ग्राउंड है। क्या है ये, एडिशनल वैलिड ग्राउंड। तो जब इन दो को जोड़ा गया है तब आप डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हो, अदरवाइज तो ये नहीं चलता, अगर ये ग्राउंड ना होता बेसिकली तो, ठीक है जी। ये याद भी रखिएगा, रिजर्वेशन का जो एडिशनल ग्राउंड है वो ये है बच्चों, ठीक है। तो देखिए इसमें यही है, 15 क्लोज 2 में क्या कहा गया है वो अलग है बेसिकली, पहले आप इसी को समझ लो। तो 15 क्लोज 1 में स्टेट के ऊपर पाबंदी लगाई गई है कि वो किसी के भी साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स या प्लेस ऑफ बर्थ के बेस पर अगर कभी करना पड़ता भी है तो एक एडिशनल वैलिड ग्राउंड दिया जाएगा, इनमें से किसी एक ग्राउंड के साथ जोड़कर तब आप कर सकते हो, फिर उसको पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन काउंट किया जाएगा। इनमें से किन्हीं दो ग्राउंड्स को जोड़ के डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते आप बेसिकली, ठीक है जी। तो 15 क्लोज 1 में याद रखिएगा, एक और बात भी है, ये सिर्फ और सिर्फ स्टेट के लिए है। चलो लॉज पास करना काम वैसे भी स्टेट का ही है, तो स्टेट के लिए है। 15 क्लोज 2 दोनों के लिए है, स्टेट के लिए भी है, प्राइवेट इंडिविजुअल के लिए भी है। तो 15 क्लोज 2 में क्या है बच्चों, नो सिटीजन shall on the grounds only of religion, race, caste, sex और place of birth, वही सारे ग्राउंड है, और any of them या किसी एक को यूज करके be subject to any disability, liability, restriction और condition with regards to, कहां पर उसके ऊपर कोई रोक टोक नहीं लगाई जा सकती है इनमें से किसी भी ग्राउंड को यूज करके। सबसे पहले तो है शॉप्स, दुकानों पर, पब्लिक रेस्टोरेंट्स पर, होटल्स पर, और प्लेस ऑफ एंटरटेनमेंट जैसे मॉल, सिनेमा हॉल, ऐसे कोई हो गए। द यूज ऑफ वेल्स, पानी के कुएं पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, टैंक्स पर, बाथिंग घाट्स पर, किसी भी तरीके से, सड़कों पर, प्लेसेस ऑफ पब्लिक रिसोर्स बेसिकली जो पब्लिक के लिए ओपन है ना, पार्क हो गई, कुछ भी, मेंटेन्ड होली और पार्टली आउट ऑफ स्टेट फंड्स और डेडिकेटेड टू द यूज ऑफ द जनरल पब्लिक। सो 15 क्लोज 2 थोड़ा बड़ा आर्टिकल है, थोड़ा बड़ा बेसिकली वो है कि प्रोविजन आगे क्या है इसमें। यह कहा गया है, पहले तो एक बात समझ लेंगे कि 15 क्लोज 2 स्टेट और प्राइवेट इंडिविजुअल दोनों के ऊपर लागू होता है, क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि एक हॉस्पिटल प्राइवेट भी हो सकता है, सिनेमा हॉल प्राइवेट भी हो सकता है, मॉल प्राइवेट भी हो सकता है, बट वो सब भी किसके अंडर काउंट होंगे, स्टेट के अंडर काउंट होंगे। वहां पर भी किसी के साथ किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता है। सेम यहां पर कहा गया है कि इनमें से किसी भी ग्राउंड पर, किसी भी पब्लिक प्लेस पर
किसी भी पब्लिक प्लेस पर किसी के भी साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता है। तो ये स्टेट और प्राइवेट इंडिविजुअल दोनों के लिए है आर्टिकल 15 क्लोज 2। इज इट क्लियर? ऐसी प्लेसेस जो पब्लिक पर्पस के लिए ओपन है, भले वो प्राइवेट हो, वो भी स्टेट वर्ड में काउंट होगी। क्लियर होगी बात? सो इसको एक बार पढ़ लीजिएगा आराम से। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग बच्चों। नेक्स्ट है, देखिए यही लिखा गया, दिस प्रोविजन यानी 15 क्लोज 2 प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन बोथ बाय द स्टेट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल while the former provision prohibits discrimination only by the state। तो 15 क्लोज 2 स्टेट और प्राइवेट इंडिविजुअल दोनों के लिए है, 15 क्लोज 1 सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है? स्टेट के लिए बच्चों। नेक्स्ट देखिए आर्टिकल 15 क्लोज 3 एंड 15 क्लोज 4 फाउंडेशन ब्रिक्स है रिजर्वेशन सिस्टम के इन द कंट्री की रिजर्वेशन का सिस्टम कैसे चला है देश के अंदर। 15 क्लोज 3 4 में है, देखिए द स्टेट इज परमिटेड टू मेक एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। वुमेन एंड चिल्ड्रन के लिए 15 क्लोज 3 के अंदर ना, 15 क्लोज 3 के अंदर पार्लियामेंट को पावर ऑलरेडी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में था ये कि वुमेन और चिल्ड्रन की एडवांसमेंट के लिए पार्लियामेंट कोई भी लॉ पास कर सकता है दैट इज अलाउड अंडर 15 क्लोज 3 उनकी एडवांसमेंट के लिए, दैट विल नॉट बी काउंटेड एज डिस्क्रिमिनेशन। नेक्स्ट है 15 क्लोज 4 बेसिकली फॉर द एडवांसमेंट ऑफ एनी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। ये ग्राउंड देखिए आप, सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस और फॉर द एससीज एंड एसटीज। ये है बेसिकली 15 क्लोज 4 बच्चों। ये 15 क्लोज 4 है जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1951 में हुआ था, उससे ऐड किया गया था कि पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि समाज के ऐसा तबका बेसिकली जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड है, उनकी एडवांसमेंट के लिए सरकार कोई भी कानून पास कर सकती है। सबसे पहली बात तो यहां समझने वाली यही है कि रिजर्वेशन देने और लेने की पावर है पार्लियामेंट के पास। रिजर्वेशन खुद में अपने आप में कोई फंडामेंटल राइट नहीं है बच्चों, ये पार्लियामेंट की पावर है कि किसको रिजर्वेशन देना और किसको कब नहीं देना बेसिकली। ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए फॉर द एडवांसमेंट ऑफ एनी सोशल एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन और फॉर एससीज एंड एसटीज रिगार्डिंग देयर एडमिशंस टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, regarding their admissions to educational institutions including private educational institutions whether aided or unaided by the state except minority educational institutions। ये थोड़ा समझने वाला है। बेसिकली ये 15 क्लोज 5 है, ठीक है, ये वाला जो आर्टिकल है आपका ये है 15 क्लोज 5 जो 93rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से ऐड किया गया था। इसके अंदर क्या है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन के टाइम पे रिजर्वेशन रखा गया है बैकवर्ड क्लासेस के लिए। तो चाहे वो एससी एसटी है, ओबीसी है, उनके लिए क्या है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशन है बच्चों। फिर वो चाहे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो। बट आर्टिकल 30 के अंदर जो माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस ओपन होते हैं, यानी जो माइनॉरिटीज अपने माइनॉरिटी के प्रमोशन के लिए करती हैं, उनमें ये रिजर्वेशन अलाउड नहीं होता है। इज इट क्लियर? बाकी हर जगह एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन के टाइम पे रिजर्वेशन की बात होती है 15 क्लोज 5 में बच्चों। नेक्स्ट है फॉर द एडवांसमेंट ऑफ एनी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस, ये है 15 क्लोज 6 जो ऐड हुआ था 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2019 से 2019, जिसमें 10% रिजर्वेशन रखा गया था जनरल कैटेगरी के लोगों के लिए बच्चों, जिसको इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कहा गया है। जनरल कैटेगरी के वो लोग जो इकोनॉमिकली वीकर हैं, उनके लिए यहां पे रिजर्वेशन रखा गया है 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2019 के तहत बच्चों। ठीक है, सो ये 15 क्लोज 3 4 5 6 मैंने आपको सारे पढ़ा दिए, इनकी अमेंडमेंट भी बता दी है सभी की, तो इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ना आर्टिकल 15 को बच्चों। नेक्स्ट है आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 बात करता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन गवर्नमेंट जॉब्स। बेसिकली सरकारी नौकरियों में सबको बराबर हिस्सेदारी देने की बात करता है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात करता है आर्टिकल 16। ये देखिए पब्लिक एम्प्लॉयमेंट बेसिकली, ठीक है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट। ठीक है जी। तो इसमें आप जानते हैं नो सिटीजन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट और बी इनएलिजिबल फॉर एनी एम्प्लॉयमेंट और ऑफिस अंडर द स्टेट ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ और रेजिडेंस। तो ये इसमें याद रखेंगे कि कोई पर्सन को इनमें से किसी भी ग्राउंड पे किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता नौकरियां देते टाइम। ठीक है, बट वो सब आपने पढ़ रखा है अलग से, वो रिजर्वेशन के ऊपर हम एक पूरी क्लास भी कर लेंगे अलग से कि कहां कहां पर रिजर्वेशन कैसे कैसे वैलिड है, तो नौकरियों में कहां पर है, एडमिशंस में कैसे करके है, कौन कौन से क्लोज हैं बेसिकली। यहां पर अभी आप जानते ही हैं कि हाँ नौकरियों के अंदर भी रिजर्वेशन रखा गया है और इवन आपकी प्रमोशंस के अंदर भी रिजर्वेशन होता है बच्चों। ठीक है, तो वो हम अलग से डिस्कस कर लेंगे रिजर्वेशन को सारा। बस इसमें ये ग्राउंड याद रखिएगा, डिसेंट का ग्राउंड ऐड हो जाता है और रेजिडेंस का ग्राउंड भी ऐड हो जाता है इसके अंदर आर्टिकल 16 के अंदर। ठीक है, सो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन गवर्नमेंट जॉब्स।
नेक्स्ट देखिए आर्टिकल 17, मैंने आपको बताया था इकलौता ऐसा फंडामेंटल राइट जो क्या है बच्चों, एब्सोल्यूट है। इकलौता ऐसा फंडामेंटल राइट जो एब्सोल्यूट है वो है आर्टिकल 17। ये क्या बात करता है, इट एबोलिशेस अनटचेबिलिटी। देखिए आर्टिकल 15 और आर्टिकल 17 ये दोनों मिलकर लड़ते हैं सोशल इनइक्वालिटी से। 15 में डिस्क्रिमिनेशन की बात होती है, 17 में अनटचेबिलिटी की बात होती है। ये दोनों मिलकर लड़ते हैं किससे, सोशल इनइक्वालिटी से, सामाजिक इनइक्वालिटी से। जो समाज में इनइक्वालिटी है कलर, रिलीजन, किसी भी बेसिस पर बेसिकली आप कह लीजिए, या जातिवाद के बेस पर कह लो आप, तो उन सब से, उन दोनों से मिलकर लड़ती है दोनों आर्टिकल्स 15 और 17। तो इसमें क्या है कि भाई अनटचेबिलिटी को बेसिकली बंद किया गया है किसी भी फॉर्म में। देखिए कोई एक्सेप्शन नहीं है किसी भी तरीके की कि हाँ इस केस में कर सकते हैं, कोई एक्सेप्शन नहीं है अनटचेबिलिटी की, ठीक है जी। इसीलिए ये आर्टिकल क्या है, एब्सोल्यूट है बच्चों। अब अनटचेबिलिटी को रोकने के लिए एक एक्ट पास किया गया था, अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट 1955, जिसको अमेंड किया गया था 1976 में, और इसका रीनेम कर दिया गया था, वो था प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। ये है आपका अब का एक्ट बेसिकली जो अनटचेबिलिटी के प्रोविजंस के लिए है। इसमें कुछ सजाएं भी मेंशन की गई हैं कि अनटचेबिलिटी करने पर क्या सजा होगी, क्या क्या प्रोविजंस हैं, तो ये एक्ट है बेसिकली। हाँ एक बात याद रखिएगा कि अनटचेबिलिटी को कहीं पर भी डिफाइन नहीं किया गया है, ना तो कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन किया गया कि अनटचेबिलिटी क्या होगी, ना ही पार्लियामेंट ने अपने किसी एक्ट के अंदर इसको डिफाइन किया है। इसको जुडिशरी ने ही डिफाइन किया था बेसिकली कि एक पर्सन को सिर्फ इस बेस पर कि वो गरीब है उसको नीचा देखा जाता है, उसको अनटचेबल कहा जाता है, तो ऐसा करके एक डेफिनेशन सुप्रीम कोर्ट ने ही दिया था इसका बच्चों। तो अदरवाइज ये डिफाइंड टर्म नहीं है कि अनटचेबिलिटी एक्चुअल में क्या है, तो कोई प्रॉपर हमारे पास डेफिनेशन हो इसकी, ठीक है। बट पता तो सभी को है, सभी जानते हैं कि देखकर या छुआछूत वाली जो बेसिकली वो होती है आपकी जो डिस्क्रिमिनेशन हम करते हैं उस लेवल पे जाके, उसी को अनटचेबिलिटी कहा जाता है बच्चों, ठीक है। सो ये है आर्टिकल 17 जो अनटचेबिलिटी से रोकता है, अनटचेबिलिटी के खिलाफ फंडामेंटल राइट है ये। नेक्स्ट है आर्टिकल 18, ये टाइटल्स के लिए है। टाइटल्स आप जानते ही है कि जैसे ब्रिटिशर्स का राज था तो वो देश में हमारे टाइटल दिया करते थे, किसी को राजा का टाइटल दे दिया, किसी को राय साहब का, राय बहादुर का, बेसिकली इस तरीके से टाइटल देते थे। तो जब हमने अपना संविधान लागू किया तो समाज में सबको बराबर इक्वल ट्रीट करने के लिए हमने क्या कर दिया, टाइटल्स को अबोलिश कर दिया कि अब ये जो टाइटल्स हैं देश में जो दिए जा रहे थे ये टाइटल्स नहीं दिए जाएंगे, सरकार किसी को किसी भी तरीके का कोई टाइटल नहीं देगी बच्चों। पढ़ लेते हैं आर्टिकल को, देखिए क्या है। देखिए इट प्रोहिबिट्स द स्टेट फ्रॉम कन्फरिंग एनी टाइटल, राज्य किसी को भी किसी तरीके का कोई टाइटल नहीं देगा एक्सेप्ट ए मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शन। जैसे आप कैप्टन बनते हैं, कर्नल बनते हैं, मेजर बनते हैं, लेफ्टिनेंट बनते हैं, तो तब आपके नाम के आगे आप अपना ये लगा सकते हैं। एकेडमिक में आप डॉक्टर लगा सकते हैं, इंजीनियर लगा सकते हैं, इस तरीके से, ठीक है। तो ये है जो अलाउड है बेसिकली एकेडमिक्स और मिलिट्री में। अदरवाइज इसके अलावा कोई टाइटल हमारे देश के अंदर अलाउड नहीं है बच्चों, ठीक है। एनीबडी वेदर ए सिटीजन और ए फॉरनर, हम तो किसी फॉरनर को भी नहीं टाइटल देते बच्चों, ठीक है, किसी भी तरीके से। फिर है सेकंड, देखिए सेकंड प्रोविजन, इट प्रोहिबिट्स ए सिटीजन ऑफ इंडिया फ्रॉम एक्सेप्टिंग एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट। चलो एक चीज क्लियर कर लेते हैं यहाँ पे। आर्टिकल 18 के अंदर हमारे देश में किसी भी तरीके के टाइटल्स देने अलाउड नहीं है बच्चों, बट आप ये जानते ही हैं कि हमारे देश में अवार्ड्स अलाउड है। जैसे भारत रत्न हो गया या आपके पद्म भूषण अवार्ड्स हो गए, ये सारे के सारे अवार्ड्स अलाउड हैं। बालाजी राघवन केस आपको पता ही 1996 का, जिसमें ये कहा गया था कि हाँ ये अवार्ड्स हैं जो अलाउड हैं, टाइटल्स अलाउड नहीं है। और इन अवार्ड्स को भी एक पर्सन अपने नाम के आगे या पीछे नहीं लगा सकता बेसिकली, ठीक है जी। तो उसका जब कहीं इंट्रोडक्शन होगा तो कहा जा सकता है कि भारत रत्न विजेता इनका स्वागत कीजिए, बट वो खुद अपने नाम के आगे उसको लगा के नहीं घूम सकते हैं किसी भी तरीके से, वो अलाउड नहीं होते अवार्ड्स को लगाना भी। और टाइटल्स सरकार के लिए मना है कि टाइटल तो सरकार खुद नहीं देगी किसी को। अब हमारे जो सिटीजन है ना वो किसी दूसरे देश से भी टाइटल नहीं ले सकते बच्चों। सपोज ब्रिटेन या यूके कहे बेसिकली कि भारत के किसी बंदे को नाइटहुड का टाइटल देना है ना, महेंद्र सिंह धोनी को नाइटहुड का टाइटल देना है, तो उनके नाम के आगे सर लग जाएगा, बट नहीं, वो अलाउड नहीं है। इज इट क्लियर? हाँ, हम चाहे अवार्ड ले सकते हैं दूसरे देश से, जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री भी हैं, वो कहीं जाते हैं तो कई जगह उनको अवार्ड से सम्मानित किया जाता है, कुछ देशों के टॉप मोस्ट अवार्ड्स भी उनको मिले हैं बेसिकली। तो अवार्ड्स लेना अलाउड है, टाइटल्स किसी दूसरे देश से भी लेना अलाउड नहीं है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, foreigners holding any office of profit or trust under the state cannot accept any title from any foreign state without the consent of the president। जैसे एम्बेसडर्स आते हैं ना हमारे देश में, सपोज चाइना का एम्बेसडर भी है, पाकिस्तान के, यूएसए के, कनाडा के, हर देश के एम्बेसडर होते हैं हमारे देश के अंदर, है ना। तो जब तक वो हमारे देश के अंदर बैठ के सर्विस कर रहा है तब तक भी वो किसी दूसरे देश से टाइटल नहीं ले सकता। बेसिकली लॉयल्टी के लिए थोड़ा सा रखा गया ये फॉरेनर डिप्लोमेट्स के लिए, या फॉरेनर ऐसे बंदे जो हमारी स्टेट में सर्विस कर रहे हैं बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट है, नो पर्सन होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है भाई?
ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है? जिसमें किसी भी तरीके की सरकारी एड है, मतलब या तो सरकारी सैलरी आ रही है आपको या सरकारी कॉन्ट्रैक्ट से आपको पैसा आ रहा है बेसिकली, मतलब कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन अगर इन्वॉल्व है तो उसको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कह दिया जाता है बेसिकली, सरकारी प्रॉफिट अगर आपका हो रहा है, ठीक है। तो अगर ऐसा कोई पर्सन है और ट्रस्ट इज टू एक्सेप्ट एनी प्रेजेंट और ऑफिस फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट विदाउट द कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट, तो किसी पर्सन को जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में है वो तो कोई अवार्ड टाइटल, ये अवार्ड मतलब टाइटल तो भूल ही जाइए, वो अवार्ड भी नहीं ले सकता, कोई गिफ्ट भी नहीं ले सकता एज सच। वो जब जैसे हमारे देश का कोई बंदा है वो कहीं फॉरेन में, हमारा ही एम्बेसडर है कोई, है ना, वो चाइना में बैठा है, यूएसए में बैठा है, कहीं बैठा है, तो वहां की सरकार अगर उनको कोई प्रेजेंट देना चाहे, कोई पोस्ट देना चाहे तो वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते विदाउट द कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट बेसिकली। इज इट क्लियर? सो ये है आर्टिकल 18 जिसमें टाइटल्स अलाउड नहीं है, अवार्ड्स अलाउड है। अवार्ड्स को भी बंदा अपने नाम के आगे या पीछे यूज नहीं कर सकता बच्चों, ठीक है जी। तो ये थे इस वीडियो के हमारे फंडामेंटल राइट्स। 5 फंडामेंटल राइट हमने पढ़े। आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 15 नो डिस्क्रिमिनेशन, आर्टिकल 16 पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, आर्टिकल 17 एबोलिशेस अनटचेबिलिटी और आर्टिकल 18 एबोलिशेस टाइटल्स की, किसी को भी टाइटल नहीं देने हैं बेसिकली, अवार्ड्स अलाउड है, टाइटल्स अलाउड नहीं है। सो ये था फंडामेंटल राइट की वीडियो का हमारा पहला पार्ट, जिसके अंदर हमने आर्टिकल 12 से लेकर 18 तक कवर कर लिए हैं। फंडामेंटल राइट हमने इक्वालिटी वाले 5 कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग राइट टू फ्रीडम और बेसिकली जो हमारा नेक्स्ट है हमारे एक्सप्लॉयटेशन के जो राइट्स हैं उनको कवर करेंगे बच्चों, ठीक है। तब तक के लिए बने रहिएगा, वीडियो देखते रहिए बच्चों, साथ साथ क्वेश्चंस अटेम्प्ट कीजिए इनके बच्चों। क्वेश्चंस की पॉलिटी की 10 वीडियो अलग से डली हुई है चैनल के ऊपर ही, आप उन वीडियोस को जाइए, उनमें रैंडमली सारे क्वेश्चंस हैं बच्चों, ठीक है। तो उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए और ये देखते रहिए, अपने रिवीजन, अपने रेगुलर क्लासेस, आप नोट्स भी बना सकते हो इससे प्रॉपर आप बेसिकली, ठीक है जी। इतना डिटेल में हर चीज आपको बताई जा रही है। तो इसी के लिए आज की क्लास को यहीं रोकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।